Hello everyone. Good morning everyone. Welcome to all of you. This is पूजा. बच्चों आज हम सभी लोग पढ़ेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो हमारे पास गोल्जी बॉडी है या जिसे हम लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जिसमें हमारे पास मेनली 4 ऑर्गेनेल्स आती हैं: वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। प्रीवियस वीडियो में जिसमें हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फर्स्टली ऑब्जर्व किसने किया, डिस्कवरी किसने किया। इसके साथ देखा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो टाइप्स हैं, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किस तरीके से होते हैं, इनके क्यों नाम पड़े हैं ना। और इसके बाद देखा हमने स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मेनली किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हमने पढ़ा सिस्टर्नी, सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स, इसके साथ साथ वेसिकल्स, है ना। हमने बताया था कि जो वेसिकल्स होती हैं इनमें लिपिड्स एंड प्रोटीन से फुलफिल्ड होती हैं, है ना। एंड इसके बाद देखा हम लोगों ने जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, है ना। हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको हमने टू द पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया। यहाँ से आप अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं और चीज़ों को टू द पॉइंट एक बार पढ़ लें, एक बार रिवाइज कर लें, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ सम स्पेशल फॉर्म्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के देखे, जैसे डिस्मोटिबल्स के बारे में बताया आपको, माइक्रोसोम्स, ये सब देखा था। एंड सबसे लास्ट में देखा था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या क्या फंक्शन है। तो यहाँ तक प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चीज़ों को कवर कर लिया था। आज इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी। सो लेट्स नाउ वी आर स्टार्ट, दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर इसे गोल्जी बॉडीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि जो इसकी डिस्कवरी है, उन्होंने इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने की थी, जो कि उनके रेस्पेक्ट में, उनके नेम पर ही हम इस स्ट्रक्चर्स को गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी कहते हैं। इसके साथ साथ इसे लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिपिड एंड प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। इसे हम लोग लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। जो हमारे कैमिलो गोल्जी थे, इन्होंने पुरकुंजे सेल्स में, यानी कि जो कैट एंड आउल था उसकी कुछ जो नर्व सेल्स थी, नर्व सेल में पुरकुंजे सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो उन्होंने नर्व सेल्स में इसकी डिस्कवरी किया था। नर्व सेल में न्यूक्लियस के नियर इन्होंने एक स्ट्रक्चर्स देखी थी, जिसको इन्होंने स्टैन किया था नाइट्रेट से स्टैनिंग एजेंट को यूज़ किया था, सिल्वर नाइट्रेट से, है ना। तो इन्होंने इस कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी की थी, इसीलिए इनके नाम पे इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्लियर। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को इसके डायग्राम की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके। जो हमारे पास गोल्जी बॉडी है, ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल की एक सेल ऑर्गेनली है, जो कि मेम्ब्रेनस है ना, जो कैसी है, सिंगल मेम्ब्रेनस है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन द साइटोसोल, ठीक है, सॉरी, दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोसोल नहीं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। एंड नेक्स्ट टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सपोज करिए हमारे पास न्यूक्लियस है डबल मेम्ब्रेन, इसी न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, इसी का एक्सटेंशन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर सिस्टर्नी के फॉर्म में गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है।
जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नेक्स्ट प्रेजेंट है, यानी कि टुवर्ड्स प्रेजेंट है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट टुवर्ड्स या नेक्स्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, ये इस तरीके से सिस्टर्नी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, क्या है, सिस्टर्नी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंड कुछ यहाँ पर ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स भी होती हैं, है ना, इस तरीके से ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। एंड इसके बाद कुछ जो है सर्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जो या तो फिर केमिकल से फुलफिल होंगी या फिर इनमें प्रोटीन या लिपिड हो सकता है ना। तो इन जो सर्कुलर हमारे पास बॉडीज़ है इन्हें हम क्या कहते हैं, वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे, वेसिकल्स। तो अगर लोकेशन की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और नेक्स्ट टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नियर द न्यूक्लियस, है ना। अगर नियर बाई देखा जाए तो ये न्यूक्लियस के नियर प्रेजेंट है। तो ये तो बात होगी इसकी लोकेशन की। नाउ अगर इसके नंबरिंग की बात करें तो जो गोल्जी बॉडीज़ हैं ये डिफरेंट सेल्स में इनकी नंबरिंग डिफरेंट होती है, यानी कि डिफरेंट नंबर में प्रेजेंट हो सकती हैं। तो कुछ ऐसी सेल्स हैं जिसमें केवल एक ही आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, एक ही गोल्जी बॉडी, और कुछ ऐसी सेल्स हैं जिसमें आपको सेवरल गोल्जी ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो प्लांट सेल्स हैं, ठीक है, जो प्लांट सेल्स हैं उनमें अबव हंड्रेड्स गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। एंड जो प्लांट्स है उसमें गोल्जी बॉडीज़ को डिक्टियोसोम कहते हैं। प्लांट में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं और डिक्टियोसोम टर्म कोइनेड बाई पेरोनसीटो ने दिया था, है ना। पेरोनसीटो एक साइंटिस्ट थे, 1910 में इन्होंने डिक्टियोसोम कहा गोल्जी बॉडी को इन द केस ऑफ प्लांट की सेल में। एंड जो स्टैन विथ सिल्वर नाइट्रेट, जो हमारे कैमिलो गोल्जी थे, उन्होंने जब इस स्ट्रक्चर्स की खोज की थी, तब जब उन्होंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को स्टैन किया था तब उन्होंने क्या यूज़ किया था, स्टैन के लिए सिल्वर नाइट्रेट यूज़ किया था, ओके। बट एक साइंटिस्ट थे वेकर, है ना, एक साइंटिस्ट थे वेकर, उन्होंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को स्टैन किया था विद द हेल्प ऑफ सूडान ब्लैक एजेंट से। सूडान ब्लैक एजेंट से उसको स्टैन किया था। तो हम ऑल्सो जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बेकर्स बॉडीज़ कहते हैं, बेकर्स बॉडी भी इसे कहते हैं। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि वेकर्स बॉडी किसे कहते हैं, तो गोल्जी बॉडीज़ को ही वेकर्स बॉडी कहते हैं, क्योंकि जो वेकर्स साइंटिस्ट थे इन्होंने एक स्टैन की, जो एक अभिरंजक होता है, उसकी डिस्कवरी की थी, दैट इज़ सूडान ब्लैक स्टैनर, ठीक है, उससे उन्होंने इसको स्टैन किया था, तभी हम गोल्जी बॉडी को वेकर्स बॉडी भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो गोल्जी बॉडी है ये प्रोकैरियोट्स सेल में तो एब्सेंट होती हैं, क्योंकि वहाँ पे तो सेल ऑर्गेनलीज नहीं प्रेजेंट है, दैट मीन्स वहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है ना। राइबोसोम जो सेल ऑर्गेनली है सिर्फ वही प्रेजेंट होती है। तो प्रोकैरियोट सेल में भी ये एब्सेंट है। इसके साथ साथ स्पर्म, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स प्लांट में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसमें भी गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है। इसके साथ साथ मेच्योर स्यूब ट्यूब सेल्स, जो स्यू ट्यूब सेल्स हैं मेच्योर, जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, तो इनमें भी जो ये गोल्जी बॉडी है ये एब्सेंट होती है। आल्सो एब्सेंट इन मेच्योर मेमेलियन सेल, दैट इज RBC एंड मेच्योर स्पर्म सेल। मेच्योर RBC एंड मेच्योर स्पर्म सेल में गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है। जो RBC इमेच्योर होती है उसमें सेल ऑर्गेनलिस भी प्रेजेंट होती है, एज वेल एज न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो आपको पता होगा कि जो मेच्योर ममेलियन जो RBC है उसमें न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है और ये सेल ऑर्गेनलिस भी एब्सेंट होती है, यानी कि गोल्जी बॉडी वहाँ पर एब्सेंट होती है। जो गोल्जी बॉडी है ये प्लियोमार्फिज्म शो करती है। क्या करती है? प्लियोमार्फिज्म शो करती है। दैट मीन्स कि अलग अलग टाइप की सेल्स में
जो गोल्जी बॉडी की फिजिकल अपीयरेंस है या जो इसकी संरचना है ये अलग अलग तरह की हो सकती है। ठीक है, जो इसकी संरचना है ये अलग अलग सेल्स में अलग अलग तरीके की आपको देखने को मिलेगी। तो ये प्लियोमार्फिज्म भी शो करती है। इसके साथ नेक्स्ट कि जो गोल्जी बॉडी है ये अगर सबसे ज़्यादा कौन सी सेल्स में प्रेजेंट होती है तो नर्व सेल्स में। ऐसी सेल्स में जहाँ पर लिपिड एंड प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायर होगी उन सेल्स में जो गोल्जी बॉडी का नंबर है वो ज़्यादा होगा। तो जैसे नर्व सेल्स हैं, है ना, नर्व सेल्स में गोल्जी बॉडी ज़्यादा होती हैं क्योंकि नर्व सेल्स में जो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है, जो इस तरीके से नर्व सेल्स होती, फिर यहाँ पर ये जो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है ये एक्चुअल में लिपिड्स ही होती हैं, है ना, ये लिपिड से होती है। तो इन सेल्स में गोल्जी बॉडी का नंबर सबसे ज़्यादा होता है। और गोबलेट सेल्स जो कि यूनिसेलुलर सेल्स है हमारे स्टमक की, गोबलेट सेल्स, यहाँ भी क्या है, जो गोल्जी बॉडी है ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। एज वेल एज आल्सो प्रेजेंट इन सलाइवरी ग्लैंड्स एंड स्पर्मेटिड्स, जो स्पर्मेटिड्स होती हैं उनमें भी गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है। तो ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हो गई अबाउट गोल्जी बॉडी, है ना। अब जो हम बताने जा रहे हैं उससे आप अच्छे से ध्यान से सुनना। जो हमारे पास गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है ना, साइटोप्लाज्म में जो गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट हैं इसमें हमें 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही हैं। एक तो ये जो सिस्टर्नी फॉर्म में है ना, एक ये जो ट्यूब्यूल्स फॉर्म में है, इसके साथ साथ एक ये जो वेसिकल फॉर्म में है। और ये क्या है, ये भी वेसिकल फॉर्म में है। क्या है ये, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल सेल्स हैं। जब हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तब वहाँ भी हमने देखा था कि सिस्टर्नी प्रेजेंट थी, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थे एंड वेसिकल्स प्रेजेंट थी। वेसिकल्स में क्या प्रेजेंट था कि जो लिपिड एंड जो प्रोटीन या अदर एनी एंजाइम्स जिनका फॉर्मेशन हुआ था, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन, लिपिड्स या अदर इंजाइमेटिक या फिर इंजाइम्स का जो फॉर्मेशन किया था विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम एंड मेनी अदर इंजाइम्स, है ना, उनकी हेल्प से जो फॉर्मेशन किया था प्रोटीन का, लिपिड का, इंजाइम का, उनको फॉर्मेशन करने के बाद उन्हें अपनी नेक्स्ट सेल के लिए भेजेगा ना। लेकिन जो वहाँ पर इन सेल्स में, है ना, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वेसिकल्स हैं इनमें जो प्रोटीन्स है या फिर जो लिपिड्स हैं वो कैसी है, इमेच्योर है ना, कैसी है, अभी वो इमेच्योर है या अनमोडिफाइड है, अभी वो सेल के यूटिलाइज करने योग्य नहीं है। तो वो सेल के लिए यूटिलाइज्ड फॉर्म में कैसे हो पाएगी, जब गोल्जी बॉडी उसमें मॉडिफिकेशन करेगा, ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, तब वो प्रोटीन या फिर लिपिड्स सेल के लिए यूजेबल होगी, तब उसे सेल यूज़ कर पाएगी। तो जो ये हमारे पास सपोज करें इस साइड आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, इस साइड क्या प्रेजेंट है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पर आपके पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है जिसने प्रोटीन का फॉर्मेशन किया है और वो प्रोटीन इस वेसिकल्स में पैक है। ठीक है, वो प्रोटीन इस वेसिकल में पैक है। अब ये प्रोटीन, ये वाली जो हमारे पास प्रोटीन है ये जाएगी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। ये कहाँ इंटर करेगी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, यहाँ के इंटर करेगी और इसमें क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। इस प्रोटीन में या इस लिपिड में मॉडिफिकेशंस होगा, कुछ चीज़ें ऐड होंगी, ठीक है, इनका मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन होने के बाद फिर से इनको वेसिकल फॉर्म में ही पैक करके भेजा जाएगा। ठीक है, वेसिकल फॉर्म में ही पैक करके भेजा जाएगा। तो गोल्जी बॉडी का वह फेज़, ठीक है, गोल्जी बॉडी का वह फेज़ जो न्यूक्लियस की तरफ है ना, गोल्जी बॉडी का वह फेस जो न्यूक्लियस की तरफ है उससे हम सिस फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस फेस कहते हैं, उससे हम सिस फेस कहते हैं। एंड आल्सो नोन एज फॉर्मिंग फेस, क्योंकि अभी इस साइड क्या हो रहा है, प्रोटीन या लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है। लिपिड और प्रोटीन जो इमेच्योर है, अनमोडिफाइड है, वो बेसिकल फॉर्म में पैक होकर इस तरफ से आ रही है। तो इस फेज को हम सिस फेस कहेंगे या फिर हम इसे फॉर्मिंग फेस कहेंगे। क्लियर। तो गोल्जी बॉडी का वह फेस जो न्यूक्लियस की तरफ है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, उसे हम सिस फेस कहते हैं।
हम इसे इतना डिटेल में आराम से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से गोल्जी बॉडी का डायग्राम दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को आप लेबल करिए, बताइए कि इसमें सिस फेज किस तरह प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि जो हमारे पास इमेच्योर प्रोटीन या लिपिड आ रही है वेसिकल के फॉर्म में, वो किस तरफ से आ रही है। अगर न्यूक्लियस की तरफ से आ रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से आ रही, तो वही वाला फेज सिस फेज होगा। क्लियर। एंड जो ये सिस्टर्नी है, इसकी सभी की सभी जो ये सिस्टर्नी है, ये एक स्टॉक बेस में अरेंज होती हैं। कैसे? स्टॉक फॉर्म में। जैसे आप सपोज करिए कि आपके पास ये चपाती हैं, ये रोटियां हैं, तो आपने इनको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक स्टॉक लगा लिया, तो एक ऐसे हो गए स्टॉक फॉर्म में ये अरेंज होती हैं, जिससे कि यहाँ से प्रोटीन या लिपिड्स का आसानी से इसके अंदर जाके ऐसे मॉडिफिकेशंस इसका हो सके, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस आराम से हो सके। ओके। तो अब इसके बाद ये क्या हमारे पास प्रेजेंट है, सिस्टर्नी। ये सभी सिस्टर्नी प्रेजेंट है और सिस्टर्नी में ही कुछ ट्यूब्यूल्स फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं। एंड इसके बाद जो सिस्टर्नी की कुछ सेल्स होती हैं, सॉरी जो सिस्टर्नी का ही कुछ पार्ट्स होता है जो कि वेसिकल्स इस तरीके से वेसिकल फॉर्म बना लेता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बना लेता। तो जो प्रोटीन मेच्योर हो चुकी, यहाँ पर प्रोटीन का मेच्योरेशन हुआ है ना, यहाँ पर प्रोटीन का क्या हुआ, मेच्योरेशन हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ है, यहाँ पर चीज़ों को ऐड किया गया है। तब जब ये जो हमारे पास फॉर्म प्रोटीन है, ये जब इस तरफ आएगी, है ना, तब हम इसे क्या कहेंगे, ट्रांसफेज कहेंगे। यानी कि ये जो प्रोटीन हमारे पास बेसिकल फॉर्म में आई है, अब ये ट्रांसपोर्ट होगी यहाँ से, है ना, जो अदर हमारी सेल ऑर्गेनलीज हैं उनके पास जाएगी, तो हम इसे क्या कहेंगे, ट्रांसफेज कहेंगे। ओके। जो ट्रांसफेज है ये कैसी होती है, कॉनकेव होती है। देखिए इस तरीके से ये कैसी होती है, कॉनकेव होती है। बट जो हमारे पास सिस फेज है ये कॉन्वेक्स होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, कॉन्वेक्स होती है। तो आपको आई होप ये पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो हमारे पास ये वेसिकल्स आई हैं, ये गोल्जी बॉडी की जो वेसिकल्स हैं जिनमें प्रोटीन्स या लिपिड्स हैं, ठीक है, अब ये कैसी है, या तो फिर ये ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में है, ठीक है, या तो फिर ये ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का एडिशन हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हुई है। अगर इसमें प्रोटीन है तो ये क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन होगा, है ना, ये क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन होगा। जो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड है ये कहाँ प्रेजेंट थी, आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, ये प्रेजेंट थी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, है ना। तब आपने वहाँ देखा था कि जो प्रोटीन से वहाँ पर जो है कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट थी जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स ने आके अटैच किया था, जिसे हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन्स कह रहे थे, है ना। तो अब ये वेसिकल्स, कुछ ऐसी वेसिकल्स हैं जिनमें प्रोटीन्स या लिपिड है मेच्योर। अब ये क्या करेगी गोल्जी, सभी ऑर्गेनलीज को ट्रांसपोर्ट कर देगी, है ना। ये वेसिकल्स क्या करेंगी, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया को दे देंगी। अच्छा, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का मुझे लिपिड्स की नीड है, मुझे प्रोटीन की नीड है, तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, जो ये गोल्जी वेसिकल्स हैं इन्हें वहाँ भेज देगा। ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करेगा, व्हीकल की तरह वर्क करेगा, ठीक। एंड इसके साथ साथ कुछ ऐसी वेसिकल्स का भी फॉर्मेशन होगा जिसमें केवल और केवल क्या होंगे, इंजाइम्स भरे होंगे। इनमें प्रोटीन नहीं होगा, इनमें लिपिड्स नहीं होगा, इनमें फैट नहीं होगा, इनमें क्या होगा, इनमें कुछ इंजाइम्स होंगे। वो इंजाइम्स क्या होंगे, हाइड्रोलिटिक इंजाइम होंगे, है ना। तो हाइड्रोलिटिक इंजाइम किनके पास होते हैं, लाइसोसोम के पास। तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, लाइसोसोम्स कहने लगेंगे, है ना। आप सभी जानते हैं लाइसोसोम्स क्या है, सुसाइडल बैग हैं, क्योंकि इनमें जो ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं ये बहुत तगड़े वाले होते हैं। अगर ये ब्रस्ट हो जाएं तो पूरी की पूरी सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्लियर। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, प्रोटीन को या लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए गोल्जी बॉडी को हम क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, है ना। गोल्जी बॉडी को और हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स, क्योंकि गोल्जी बॉडी के पास जो गोल्जी वेसिकल्स हैं ये सभी सेल ऑर्गेनलीज को, सेल को प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट करती हैं। नाउ आप इसके वन बाय वन करके कंपोनेंट्स देख लेते हैं।
तो जो हमारे पास गोल्जी बॉडी है इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, गोल्जी सिस्टर्नी, गोल्जी वेसिकल्स, गोल्जी वैक्यूल्स, है ना। जो गोल्जी सिस्टर्नी है एक्चुअल में यही फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की फंक्शनल यूनिट गोल्जी सिस्टर्नी ही है, क्योंकि एक्चुअल में प्रोटीन या लिपिड का मॉडिफिकेशन यहीं पर होता है। जो गोल्जी वेसिकल्स हैं या जिन्हें हम ट्यूब्यूल्स कह रहे थे, ठीक है, गोल्जी ट्यूब्यूल्स, यहाँ पर आप करेक्ट कर लें, यहाँ पर ट्यूब्यूल्स लिख लीजिए, है ना। यहाँ पर जो ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखी, ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स कहाँ प्रेजेंट थी, ये गोल्जी, जो हमारे पास गोल्जी सिस्टम था इस तरीके से, है ना, इसके कॉर्नर पर, इस तरीके से इसके कॉर्नर्स पर से ये ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी। यही स्ट्रक्चर्स पिंच ऑफ हो जाती हैं सिस्टर्नी से, है ना। ये जो स्ट्रक्चर्स थी यही पिंच ऑफ हो जाती है सिस्टर्नी से, और क्या बना लेती है, गोल्जी वैक्यूल्स बना लेती है। जो गोल्जी वैक्यूल्स बना रही थी, जो गोल्जी वैक्यूल्स हैं यही एक्चुअल में क्या होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है। जो ये गोल्जी वैक्यूल्स हैं इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फुलफिल हैं, यही क्या है एक्चुअल में प्राइमरी लाइसोसोम्स है। जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं इनके पास जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है वो इनएक्टिव स्टेज में होता है। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा वहाँ पर कि कैसे प्राइमरी लाइसोसोम से सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, फिर सेकेंडरी लाइसोसोम से टर्सरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कैसे एंजाइम वहाँ पर एक्टिवेट होता है। तो इसका भी एक पाथवे है, जो आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, एक जो साइटोसिस में अपना रोल प्ले करते हैं ना। लाइसोसोम का मेनली रोल ही क्या है, फाइगोसाइटोसिस को करना, यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आए तो उसे इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय करना, है ना। तो अब ये थे इसके 3 पार्ट्स जो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देख लेते हैं कि जो इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन क्या क्या हैं। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन जो इसका है वो तो है ग्लाइकोसाइलेशन का, जिसमें प्रोटीन एंड लिपिड्स में कुछ चीज़ें ऐड होंगी, एंड वो प्रोसेस ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस कैसे परफॉर्म होगी, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइलेज ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से, है ना। इनके पास कुछ मार्कर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज या मेनोसाइटेज, है ना, मेनोसाइटेज। ये क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को ऐड करवाएंगे प्रोटीन या फिर लिपिड में, है ना, प्रोटीन चेन में या फिर लिपिड में। क्लियर। एंड इसके साथ साथ जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसका इम्पॉर्टेंट रोल है सेल वॉल फॉर्मेशन में, है ना। फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही करवाता है। जब प्लांट सेल क्या करती है, डिवाइड करती है, जब प्लांट सेल का डिवीज़न होता है, तब जब साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस परफॉर्म होती है ना, तब वहाँ पर सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही करवाता है। तभी जाके 2 डॉटर सेल्स जब बनती तो उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। इसके साथ साथ रिसाइकलिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिसाइकलिंग कैसे करता है, मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी वैक्यूल्स बिकम पार्ट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो वैक्यूल्स थे ये आके जो भी अपना ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स ला रहे हैं वो किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डोनेट करेंगे जब भी उसे रिक्वायर होगी। तो अगर कभी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी रिसाइकलिंग में भी रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड हाइलोयूरोनिक एसिड, है ना। ये हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन का भी फॉर्मेशन करवाता है। इसके साथ साथ हाइलोरोनिक एसिड का भी फॉर्मेशन करवाता है, जो कि ओव्यूल्स या एग में प्रेजेंट होता है। एंड जो स्पर्म सेल है ना, जो हमारे पास स्पर्म सेल है, इस स्पर्म सेल में जो यहाँ पर जो इसके हेड रीजन में जो पार्ट प्रेजेंट होता है जिससे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं, है ना, जिससे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम। तो एक्रोसोम एक्चुअली क्या होता है, ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही होता है। ये मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, गोल्जी बॉडी का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है। तो गोल्जी बॉडी आल्सो हेल्प इन एक्रोसोम फॉर्मेशन। क्लियर बच्चों। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेट इन सल्फर मेटाबॉलिज्म। ये सल्फर कंपोनेंट के मेटाबॉलिज्म भी अपना रोल प्ले करता है। मॉडिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स, है ना, जो हमने भी ग्लाइकोसाइलेशन की बात की,
एंड कैन स्टोर विटामिन सी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये विटामिन सी को स्टोर भी करता है। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, जिस प्रोसेस को हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। ओके, ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं, यहाँ पर आप इसको हाँ ये ठीक, प्लीज़ करेक्ट दिस स्पेलिंग, ग्लाइकोसाइलेशन। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई। कभी कभी आपसे एग्जाम में ना ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मार्कर एंजाइम क्या है ना। इसके मार्कर एंजाइम क्या है, तो ये है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम एंड मोनोसाइटेज एंजाइम। ओके, एंड इसके साथ साथ आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स को आप कैसे स्टैन कर सकते हैं। तो हमने आपको दो स्टैनर बताए, दो अभिरंजक बताए, एक सिल्वर नाइट्रेट एंड एक सूडान ब्लैक स्टैनर। ठीक है, तो आपको इन्हें भी अच्छे से याद रखना है। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। आई होप आपने यहाँ से चीज़ों को राइट डाउन भी किया होगा, अच्छे से आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, ठीक है, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।